वेलकम टू जीएस नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज मैं नई अपडेशंस में रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के ऊपर, जो आज के दिन में 12th डे है, और लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूक्रेन ये डिमांड कर रहा है कि नो फ्लाई जोन हो। अब आइए हम ये जाने नो फ्लाई जोन का मतलब क्या होता है। ये 3 वर्ड, इसका मतलब क्या होता है। तो नो फ्लाई जोन ये शब्द दिखा रहा है, दर्शा रहा है, बता रहा है कि कोई भी प्लेन रशियन टेरिटरी के ऊपर फ्लाई नहीं करेगी। तो इससे यूक्रेन का क्या फायदा होगा? इससे यूक्रेन से ये फायदा होगा कि अगर ये नो फ्लाई जोन होगा तो रशिया की कोई भी शिप यहाँ पे फ्लाई नहीं करेगी और बॉम्बिंग नहीं करेगी। जो आज के डेट्स में कीव में अटैक कर रही है रशियन फोर्सेस, चेरेनिव में ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कर चुकी है, खार्किव में काफी ज्यादा अटैकिंग कर रही है, मरियुपोल है, बर्डियांस है, खरसन है और ये ओडेसा है, ये आपका पोर्ट सिटी है। समझ रहे ना? तो अगर ये यूक्रेन अगर नो फ्लाई जोन, किससे ये डिमांड कर रहा है? ये नो फ्लाई जोन किससे डिमांड कर रहा है? नेटो से कह रहा है, नेटो से एंड अमेरिका से कह रहा है कि आप लोग यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन कीजिए। अगर नो फ्लाई जोन होगा तो बॉम्बिंग रुकेगा। लेकिन रशिया क्या थ्रेटिंग दे रहा है? रशिया ये कह रहा है कि अगर मेरे ऊपर अगर नो फ्लाई जोन घोषित किया गया तो मैं इसे वॉर समझूंगा। किसके अगेंस्ट में? नेटो के अगेंस्ट में और अमेरिका के अगेंस्ट में। तो देखिए ये वॉर ये दोनों तरफ से चल रहा है, दोनों की प्लानिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा है। तो रशिया ने खुले पुतिन ने चुनौती दे दी है नेटो के कि अगर ये नो फ्लाई जोन होता है तो रशिया ये समझेगा कि रशिया के ऊपर अटैक किया जा रहा है और रशिया भी अटैक करेगा किसके ऊपर? नेटो के ऊपर। तो अभी आपस में ही ये लोग मीन्स मतभेद में है, नो फ्लाई जोन अभी तक घोषित नहीं किए। समझ रहे ना? और इससे नो फ्लाई जोन से यूक्रेन को तो फायदा होगा, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर डायरेक्ट हो जाएगा। यही वजह है कि अभी तक नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया गया। समझ रहे ना? तो आज का जो लेटेस्ट अपडेट है हम लोगों के पास, तो ये कीव जो शहर है, कीव ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, मेन लड़ाई कीव की ही है। अगर कीव रशिया जीत गया तो यूक्रेन जीत जाएगा, अगर कीव हार गया तो यूक्रेन हार जाएगा। लेकिन ये वॉर इतना लंबा क्यों जा रहा है? कभी सोच रहे हैं? जबकि रशिया ने ये कहा था कि इस वॉर को मैं 2 घंटे में खत्म कर दूंगा, लेकिन ये वॉर आज बढ़ा हुआ दिन चला गया, 12th डे। तो इससे ये मालूम ये चलता है कि रशिया के पास तो कैपेबिलिटी है अटैकिंग करने की, लेकिन वो डायरेक्टली अटैकिंग नहीं कर पा रहा। वो जान रहा कि अगर डायरेक्ट अटैक करेंगे तो बहुत सारे सिविलियंस मारे जाएंगे, कीव के पास मारे जाएंगे, खार्किव ऑलरेडी कितने सिविलियन ने अपने लाइफ को लॉस्ट कर चुके हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी लॉस्ट हो चुकी है। अगर ये डायरेक्ट अगर बॉम्बिंग ये सब एरिया में होने लगेगा तो रशिया तो ऐसी इंटरनेशनल लेवल में बदनाम है। और उसके अगेंस्ट में आज का नया जो अपडेट आया है वो है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, तो आइए इसके ऊपर जानें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है? तो ये वो कोर्ट होता है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होता है। अगर कोई देश किसी के ऊपर अटैक करता है, कोई जाति के ऊपर अटैक होता है, अनइंटेंशनली उसे वॉर में लाया जाता है, तो वहां पे केस किया जाता है। और ये कोर्ट कहां पे है? तो ये कोर्ट किस कंट्री में है? नेदरलैंड्स में है, यूरोप में है। ठीक है।
और उस शहर का नाम है हाग। ये नेदरलैंड्स में है और हाग में है। अब इसमें कितने जज होते हैं? तो इसमें 15 जज होते हैं, 15 जजेस, 15 जजेस होते हैं। और जस्टिस आज के दिन मीन्स आज के दिन में हमारे इंडियन जस्टिस जो है दलबीर, इफ आई एम राइट, दलबीर भंडारी, दलबीर भंडारी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो भी नॉमिनी है इसके बेंच मेंबर में। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पे भी कितना मजबूत है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के ये जस्टिस थे दलबीर भंडारी, जो आज के डेट में यहाँ पे सिटिंग मेंबर है 15 जस्टिस में से। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे यूक्रेन ने किसके अगेंस्ट में केस किया है? तो रसिया के अगेंस्ट में केस किया है। ठीक है, तो रसिया के अगेंस्ट में केस किया है। किस दिन किया है? तो ऑन 26 को। ये केस कब हुआ है? 26 फरवरी 2022 को यूक्रेन ने केस किया किसके ऊपर? अगेंस्ट रशिया के अगेंस्ट में। और वो क्राइम क्या है? तो क्राइम यो है जो जेनोसाइड आर्टिकल 2 1948। इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले ये जाने जेनोसाइड क्या होता है। तो जेनोसाइड का मतलब ये होता है जब कोई जानबूझकर किसी जाति को, किसी एक विशेष धर्म की भाषा बोलने वाले को कोई वहां पे अटैक करता है और उसे इरादा करके उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है, उनकी पूरी प्रजाति को खत्म करने की कोशिश करता है, तो उसे हम जेनोसाइड कहते हैं। समझ रहे ना? तो ये क्राइम है और ये दुनिया लेवल पे ये क्राइम है, इंटरनेशनली क्राइम है। तो ये जो इसका जो लॉ है, तो लॉ क्या कहता है? तो लॉ ये कहता है कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन पनिशमेंट ऑफ द क्राइम, आर्टिकल 2 1948 के तहत जो भी कोई करेगा तो उसे क्राइम समझा जाएगा और इंटरनेशनल लेवल में उसे सैंक्शंस किया जाएगा। वो केसेस 26 फरवरी 2022 को यूक्रेन ने फाइल पिटीशंस किया था, जो आज के दिन में उसकी सुनवाई हेयरिंग, यूक्रेन की हेयरिंग कब हुई है? तो यूक्रेन की हेयरिंग 6 मार्च को हुआ है और रशिया अपना पक्ष कब रखेगा? तो 7 मार्च को रशिया अपना पक्ष रखेगा। समझे ना? तो इस पे अब ये डिसीजंस निकलेगा कि मतलब रशिया ने इंटेंशनली किया तो क्यों किया और इसका सजा क्या होगा। तो ये कौन फैसला करेंगे? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और आज के डेट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो प्रेसिडेंट है, जानते हैं वो कौन है? उनका नाम है जॉन उनका क्या नाम है? उनका नाम है जॉन। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं कि हु इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रेसिडेंट? तो जॉन ई डोनोवर। ये हैं जो कहां के रहने वाले हैं? ये अमेरिका के हैं। तो दूसरी अपडेट जो हुई है ये बड़ी अपडेट है। आइए हम कैजुअलिटीज की बात करें। तो इस कैजुअलिटीज में जो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस का डाटा क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस का जो डाटा ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन 331 सिविलियन समझ रहे हैं ना? वहां के आम नागरिक
वो मारे गए हैं इस वॉर में। सोचिए, रशिया का अटैकिंग, बेचारे इन बेगुनाह लोगों की जानें चली गई। और 671 वुंडेड, इतने लोग घायल हैं या तो हॉस्पिटलाइज हैं। दूसरी बात, यूक्रेन की ट्रूप्स, ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस का ये आंकड़ा है। वो क्या कह रहा है कि 2870 यूक्रेन ट्रूप्स किल, यानी यूक्रेन की फोर्स जो है इतने लोग मारे गए। और यूक्रेन ये दावा कहता है कि हमने 11,000 रशियन फोर्सेस को मार गिराया। देखिए, एक चीज बात सच्चाई है कि कोई भी वॉर में ना लोग, दोनों देश की मीडिया जो है झूठ बोलती है, और इस वॉर में क्या मर जाता है तो सच्चाई मर जाता है। सच्चाई जल्दी हमारे सामने नहीं आ पाता है। यही वजह है कि सच्चाई हम नहीं जान पाते हैं और एक का बाद एक प्रोपोगंडा होता है। प्रोपेगेंडा होने की वजह से क्या होता है कि सोशल मीडिया पे तरह तरह की खबरें चलती है, और कुछ खबरें तो एकदम उसकी कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, और लोग उसे सुन के प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वो सत्य में वो सही नहीं रहता है। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना होगा। मीडिया के ऊपर टोटली ब्लाइंडेड सुनना नहीं है, देखना नहीं है, बस हमें अपने सूझबूझ का भी अकल रखना है। अब इस वॉर से सबसे ज्यादा नुकसान किनको हुआ और फायदा किनको हुआ, तो ये जाने पहले हम रशिया के बारे में बात कर लें। इस वॉर में अगर यूक्रेन के ऊपर अगर सबसे ज्यादा लोग मारे गए तो रशिया के भी फोर्स मारे गए, रशियन ट्रूप्स का भी नुकसान हुआ है, लोग मारे गए हैं। और रशिया का सबसे बड़ी लॉस क्या है, इकोनॉमिक सैंक्शंस, मींस आर्थिक उसकी संपत्ति सबसे ज्यादा नुकसान रशिया की हुई है। पूरा इंटरनेशनल लेवल में रशिया के ऊपर बैन लगा दिया गया है, रशिया से कोई लेन देन नहीं करेगा नेटो एंड वेस्टर्न कंट्री। सिर्फ एक चाइना ही एक ऐसा है जो बोल रहा है कि नहीं, मैं रशिया के साथ में हूं। समझ रहे हैं ना। तो ट्रूप्स किल हो गए, इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया, और रशिया भी ये भी कह रहा है कि ऑलरेडी सैंक्शंस लगा के पश्चिमी देशों ने मेरे ऊपर वॉर का साजिश किया, ये भी रशिया का क्लेम है। अब आइए हम बात करें यूक्रेन की। तो यूक्रेन का क्या कहना है, यूक्रेन का कहना यह है कि पुतिन ने इंटेंशनली अपनी जीत मानने के लिए, जीत मनवाने के लिए उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। तो यूक्रेन के ऊपर जब अटैक किया तो ये बेगुनाह लोग क्यों मारे जा रहे हैं, कभी आप समझ रहे हैं। सिर्फ यूक्रेन और रशिया के प्रेसिडेंट के चलते ये बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इसके चलते हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स, करीब बहुत सारे 20,000 से भी कहीं ज्यादा संख्या है मेडिकल स्टूडेंट्स इन कीव में और खार्किव शहर में फंसे थे। बहुत सारे लोग हमारे ऑपरेशंस गंगा के तहत। अब ऑपरेशंस गंगा क्या है, ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। ऑपरेशंस गंगा वो है जिसके तहत मेडिकल स्टूडेंट्स को इस वॉर के जोन से उन्हें अपने देश वापस लेके चले आना है, उन्हें सुरक्षित लेके चले आना है। इसी को हम ऑपरेशंस गंगा कहते हैं, और मोदी जी इसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग हमारे देश वापस चले हैं, कुछ और भी आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं बहुत जल्द वो वापस आ जाएंगे। और मैं एक और अपडेशंस दे दूं कि ऑलरेडी आपको पता है कि 2 राउंड की टॉकिंग जो है फेल हो चुकी है। आज 3rd राउंड की टॉकिंग होने वाली है, मींस 3rd राउंड। हम जान रहे हैं अगर ये कंडीशंस अगर यूं रहा, कंडीशंस मींस
अगर पुतिन ये कह रहे हैं कि यूक्रेन पहले सरेंडर करे, यूक्रेन पहले सरेंडर करे और हमारी बात को मान ले। बात क्या है? नेटो में ज्वाइन ना करे। और यूक्रेन का क्या डिमांड है कि हम ना झुकेंगे, ना हारेंगे और ना पुतिन की बात मानेंगे। और किनसे मदद मांग रहा है? ये नेटो फोर्स से मदद मांग रहा है। नेटो फोर्स डायरेक्टली इनकी सपोर्ट नहीं कर रही है, पर इनडायरेक्टली इनकी मदद कर रही है। यूक्रेन का ये इंटेंशन है इस वॉर को हम स्ट्रीट फाइट में लेके जाएं। स्ट्रीट फाइट का मतलब ये हुआ कि जब रशियन फोर्सेस ऑलरेडी ये सब एरिया को घेर चुकी है, ये सब एरिया को घेर चुकी है, तो स्ट्रीट फाइट में क्या होगा? जब ये फोर्सेस जब अंदर घुसेंगे तो वहां के लोग उनसे वॉर करेंगे, उनके लोग वहां से फाइट करेंगे। तो इसमें इस इंसर्जेंसी में बहुत सारे रशियन फोर्स मारे जाएंगे। रशिया को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूक्रेन तो कभी हमारा हिस्सा था। ये तो समझना पड़ेगा किनको हम मार रहे हैं? हम अपने लोग को ही मार रहे हैं। और यूक्रेन किससे झगड़ा कर रहा है? वो अपने लोग से ही झगड़ा कर रहा है। अगर इस बात को यूक्रेन की प्रेसिडेंट और पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट अगर सही से जजमेंट नहीं किए तो ये वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आता होगा। बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये नो फ्लाई जोन का भी टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। मैं फिर किसी एक नए अपडेशंस के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन गुड बाय।